मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो, उसमें भी लिखा है और उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोग जो है वो मतलब बेच दिए थे उधर अफगान वॉर के टाइम पे। और टेररिस्ट और इस किस्म की जो आउटफिट्स हमने बनाई, जो कि ऑफ कोर्स हमारी एजेंसीज ने बनाई, हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी मदद के बगैर या उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं बन सकती थी, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरी एजेंसीज हो। हमने 10 साल उसामा बिन लादेन को यहाँ बिठा के रखा और हमें पता ही नहीं लगा, हमारी नंबर 1 एजेंसी को मालूम ही नहीं हुआ कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है। मगर उसकी रीजन यही थी कि अफगान वॉर चल रही थी और हमें जो है डब्बे भर भर के, बल्कि कंटेनर्स भर भर के डॉलर मिल रहे थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं। क्या हम चाइना को कहते हैं कि वहां पे मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, वहां पे मस्जिदें जो है उनको गिरा दिया जाता है, वहां के मुस्लिम्स को किस तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते। जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनको ये बात की गई थी, बल्कि किसी इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे ये बात पूछी थी कि आप क्यों नहीं कहते चाइना को, तो उन्होंने कहा था जी मैं अलग से बात करूंगा। मतलब इंडिया के लिए तो वो यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं कि जी कश्मीर पे ये हो गया, माइनॉरिटी पे वो हो गया, लेकिन चाइना के लिए उन्होंने कहा कि मैं अलग से उनसे बात कर लूंगा। जैसे आपने पहले कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है, बिल्कुल, और बांग्लादेश हमारा अपेंडिक्स था, इसलिए हमने काट के निकाल दिया। अगर हम कुछ सीख लेंगे इंडिया से, और अगर इंडिया से कुछ सीखते आपको शर्म आ रही है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरह से अपनी कंट्री को हर जगह पर हम देखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, या इवन गल्फ कंट्रीज, वहां पर भी जो है वो इंडिया की बड़ी वाहवाह हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इससे घबराने की या परेशान होने की या बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन ये वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। और जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो आप किसी भी कंट्री में जाकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात कर सकते हैं कि वो कोई जेट लेना चाह रहे हैं, या वो कोई और बिजनेस करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, या वो किसी भी किस्म के हथियार या कोई भी चीज अपनी कंट्री के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो कहा जाता है कि बार बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं और जाकर जाहिर है कि उनको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिल रही है। इस वक्त भी आपने देखा होगा फ्रांस में उनको सबसे बड़ा जो उनका अवार्ड होता है वो उनको बिल्कुल दिया गया है। लेकिन जाहिर है उसमें उनकी बहुत एफर्ट है, उनकी बहुत मेहनत है, और ना सिर्फ उनकी उनकी पूरी टीम की एफर्ट है। मैं ये कहूंगी कि अकेले प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, पूरी टीम होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि टीम नहीं मिली किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। जब भी आए उन लोगों ने अपने फेवरेट और अपने जो उनके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो उनको मिनिस्ट्रीज दे दी। इस वजह से भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है। तो अगर हम कुछ सीख लेंगे इंडिया से, और जैसे कि कल मेरे शो में साजिद ताड़ साहब ने कहा कि अगर इंडिया से कुछ सीखते आपको शर्म आ रही है तो बांग्लादेश से सीख लें, लेकिन प्लीज किसी से सीख लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा ही है मैम। एक सवाल मेरे माइंड में हमेशा रहता है, मैं पब्लिक से भी हम्म। पूछता हूँ, अगर कोई जर्नलिस्ट मिलता है उससे पूछता हूँ, आप जैसे कोई सीनियर मिलते हैं उससे भी कोशिश करता हूँ पूछूं समझूं क्या वजह है। यूएई की बात करें, इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। पाकिस्तान की बात करें, हम्म। इवन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, हम मुसलमान हुए उनके हाथ पे, यूएई यहाँ पे मतलब अरब आए और इस तरीके से फिर इस्लाम आया, हम तो अभी कुछ टाइम पहले मुसलमान हुए। अगर हिस्ट्री की बात करें, जो हमेशा से मुसलमान हैं, मतलब जो जो इस्लाम को यहाँ लेकर आए, वो इंडियंस के साथ, वो हिंदुओं के साथ, वो नॉन मुस्लिम के साथ, वो इसराइल के साथ रिलेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं, वो बिजनेस की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे एक ही बात सामने आ जाती है कि भाई ये तो नॉन मुस्लिम है, ये कभी दोस्त नहीं, तो ये इसके साथ रिलेशन नहीं। क्या आप मतलब, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। ये सिर्फ बहाना है शिव, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि पैसा तो हम सब लोगों से लेने को तैयार होते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ सऊदीया से लेंगे या सिर्फ गल्फ कंट्री से लेंगे। पैसा अगर हम मांगने के लिए निकलते हैं तो फिर हम ना चाइना को देखते हैं जो किसी भी खुदा पे यकीन नहीं रखता, और ना हम आईएमएफ से डरते हैं कि जो कि बिल्कुल नॉन मुस्लिम कंट्री है। हाँ, इंडिया के साथ हमें प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इंडिया के साथ मैंने कई बार अपने शोज में भी कहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे। उससे होगा ये कि दोनों के मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, एक तो पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, वैसे ही उनके पास उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग जा रही है,
तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पाकिस्तान उनसे 3-4 बिलियन डॉलर मांग ले तो वो लोग दे देंगे। साथ साथ ये होगा कि जब कभी पाकिस्तान कुछ बोलने की कोशिश करेगा कि जी माइनॉरिटीज को ये हो रहा है, हालांकि हमें अपनी माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें इंडिया के नजर आते हैं, तो हम उस पे जब बोलेंगे, जब हम कश्मीर पे बात करेंगे, या जब हम कोई ऐसी बात करेंगे जो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट हमसे अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड कर सकते हैं। और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे हम बोलना छोड़ देंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी कि इंडियन गवर्नमेंट से कुछ पैसे मांग ले, आसानी से मिल जाएंगे, साथ में ही कंट्री है, दूर से भी नहीं भेजने पड़ेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ फायदा है, इसलिए कि वो ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, और बताया ये जा रहा है 2075 तक वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगी उनकी इकोनॉमी वर्ल्ड की। तो अगर वो कुछ पैसे हमें दे देंगे और हम यहाँ पे शांति से बैठेंगे, उनको तंग भी नहीं करेंगे, तो उनको काम करने में आसानी रहेगी और हमारे भी बहुत से इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि अगर इंडिया भी हमें पैसे देगा तो हम कश्मीर के हवाले से बात करना छोड़ देंगे, हम कश्मीर इशू को सॉल्व करने की तरफ आएंगे? आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए कि हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं। क्या हम चाइना को कहते हैं कि वहां पे मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, वहां पे मस्जिदें जो है उनको गिरा दिया जाता है, वहां के मुस्लिम्स को किस तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते। जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनको ये बात की गई थी, बल्कि किसी इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे ये बात पूछी थी कि आप क्यों नहीं कहते चाइना को, तो उन्होंने कहा था जी मैं अलग से बात करूंगा। मतलब इंडिया के लिए तो वो यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं कि जी कश्मीर पे ये हो गया, माइनॉरिटी पे वो हो गया, लेकिन चाइना के लिए उन्होंने कहा कि मैं अलग से उनसे बात कर लूंगा। तो जाहिर है उसकी वजह एक ही है और वो है पैसा। तो हमारा जब हम समझ चुके हैं कि 76 ईयर्स से हमने कोई खाया कमाया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मांग कर ही गुजारा किया है। आप मुझे एक ऐसा टाइम बता दें जब पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से ट्रेड की हो, काम किया हो और किसी से पैसा ना मांगा हो, तो शायद ही आपको कोई ऐसा टाइम मिलेगा या ऐसा कोई साल मिलेगा। ज्यादातर हमने यही किया है कि हमने पहले तो हम जो है वो उससे लेते रहे, अमेरिका से पैसे लेते रहे और ड्रोन अटैक करवाते रहे अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान वालों को भी 20 साल के बाद समझ में आया कि हम कर क्या रहे थे, डबल गेम जो हम खेल रहे थे। उसके बाद हमने उधर से डॉलर पकड़े, बाकी हमने मांग तांग के, कभी कभी फ्लड आ गया ऊपर वाले की मेहरबानी से, कभी अर्थक्वेक आ गया, और हमारा मांगना बंद नहीं हुआ। तो यही वजह है कि अगर हम चाइना को कुछ नहीं कह रहे तो हम इंडिया को भी कुछ भी कहना बंद कर देंगे। वैसे भी अगर वो लोग 3-4 बिलियन डॉलर दे देंगे सिर्फ ट्राई करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो चेक कर सकते हैं कि हम लोग कितने खामोश रहेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर दोबारा से अमन की आशा भी शायद स्टार्ट हो जाएगी। और बड़ी बात, आपने चाइना के हवाले से बात की है, पाकिस्तान में कहा जाता है कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, तो यही शाहराग का हिस्सा हमने चाइना को गिफ्ट भी किया है, जो कि तब हमें फील नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात करें कि पाकिस्तान में किस टाइम पे डेवलपमेंट हुई है, बड़ी हैरत होती है ये चीज जान के कि डेवलपमेंट हमेशा हुई है मार्शल लॉ के दौर में, मोस्टली जो जर्नैल हैं उनके दौर में डेवलपमेंट हुई है। इसका क्या राज है? हमने तो ये सुना था अगर कहीं मार्शल लॉ लगती है तो वो 10 साल 20 साल कंट्री पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो डेवलपमेंट मार्शल लॉ के टाइम पे होती है मोस्टली। उसकी एक बड़ी वजह तो जैसे आपने पहले कहा कि कश्मीर हमारी शहर है, बिल्कुल, और बांग्लादेश हमारा अपेंडिक्स था, इसलिए हमने काट के निकाल दिया। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बिल्कुल ऐसा होता है और देखने में भी आया है कि जब भी कोई डिक्टेटर की गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान में डॉलर भी आ रहे होते हैं और कई चीजें हो रही होती है, लेकिन उसका रीजन जैसे अगर ज़ियाउल हक के जमाने में जाएं तो उस वक्त भी ये अफगान वॉर शुरू हो चुकी थी और अफगान वॉर के नाम पर पैसा आ रहा था, ठीक है, उस वक्त भी कोई कमा नहीं रहे थे। मुशर्रफ के जमाने में भी यही हुआ था, जब परवेज मुशर्रफ का जमाना आया तब भी यही था कि अफगान वॉर थी और हम जो है वो सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर में हम हिस्सा ले रहे थे, और जिसमें हम ये कह रहे थे कि जी हमारे अपने 80,000 लोग जो है वो मारे गए, जिनको बेचा गया था। और ये परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो, उसमें भी लिखा है, और उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोग जो है वो मतलब बेच दिए थे उधर अफगान वॉर के टाइम पे। और टेररिस्ट और इस किस्म की जो आउटफिट्स हमने बनाई,
जो कि ऑफ कोर्स हमारी एजेंसीज ने बनाई। हमारी जो जितनी भी एजेंसीज है उनकी मदद के बगैर या उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं बन सकती थी, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरी एजेंसीज हो। हमने 10 साल उसामा बिन लादेन को यहाँ बिठा के रखा और हमें पता ही नहीं लगा, हमारी नंबर 1 एजेंसी को मालूम ही नहीं हुआ कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है। तो जब इस किस्म के काम हमने किए और डबल गेम खेली, और ये डबल गेम ज्यादातर जो है वो जाहिर है कि उसी जमाने में खेले गए जब हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप थी। तो पैसा तो आना ही था, तो पैसा आ गया। मुशर्रफ ने भी एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर रेट जो था वो रोक कर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रखा था, 64 या 65 ऐसा कुछ बताया जाता है कि उस वक्त डॉलर रेट रहा था। मगर उसकी रीजन यही थी कि अफगान वॉर चल रही थी और हमें जो है डब्बे भर भर के, बल्कि कंटेनर्स भर भर के डॉलर मिल रहे थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। ऐसा ही है। और कहा यह जाता है, अक्सर मैं पब्लिक में जब बात करने जाता हूँ, इंटरव्यू लेने जाता हूँ, या इवन सोशल मीडिया पे हमें यह देखने को मिलता है कि जब 1990s की बात करें, 80s की बात करें, तो इंडिया में आईआईटी पे वर्क हो रहा था और पाकिस्तान में आईटी पे वर्क हो रहा था। वो आईटी का क्या पूरा मतलब है ये आप बेहतर जानती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जितने भी कंट्रीज पे विजिट के लिए जा रहे हैं, एक दो चीज कॉमन नजर आती है। एक, पहले नंबर पे तो वो जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री की तरफ लेकर जा रहे हैं। सेकेंडली जो मैंने चीज देखी है वो टेक्नोलॉजी को बहुत फोकस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, इन चीजों के ऊपर बहुत वर्क करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, उनके पास टीम बहुत अच्छी है जो उनको एडवाइस करते हैं। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक टीम होती है जो एडवाइस करती है, साथ काम करती है। वो पाकिस्तान के पास कभी नहीं रही। जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स आए उनकी टीम कभी भी ऐसी नहीं रही जो उस काम को जानती हो। इसी वजह से यहाँ पर हमने वो सब कुछ होते नहीं देखा। दूसरा, बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि अमित शाह साहब हो या पीएम मोदी, दोनों गुजराती हैं। और गुजराती फैमिलीज या गुजराती लोग जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो पहले पैसा सोचते हैं, फिर आगे कुछ और बात करते हैं, और मेरा ख्याल है वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिजनेस माइंडेड हैं, और क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनको भी शायद उस तरीके से काम करना या तो आया नहीं या करने नहीं दिया गया, क्योंकि हमें या हमारे लोगों को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको तो यही सूट करता है कि बहुत कोई भी प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि जिससे कि वो उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि कंट्री को कौन चलाता है सब लोग जानते हैं। तो इसी वजह से शायद हम लोगों की आज ये हालत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालत खराब से खराब होती चली जा रही है और होती गई है। लेकिन अब इनको मजीद पैसा भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो कंट्रीज दे सकती थी उन्होंने दे दिए। अब लोग तंग आ गए। अगर कोई आपका दोस्त हो, चाहे वो कितना ही करीबी दोस्त हो, आपसे अगर वो पैसे मांगेगा, आप कितनी बार उसकी मदद कर पाएंगे? जाहिर है 2 बार, 4 बार, 6 बार, फिर आप कहेंगे कि फिर फोन उठाना बंद कर देंगे। अब पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है कि चाहे वो फ्रेंडली कंट्रीज हो या अनफ्रेंडली कंट्रीज हो, उन्होंने अब इनको थोड़ा सा साइडलाइन दिखाई है। लेकिन अल्लाह करे कि इनको कुछ अक्ल भी आए और ये काम करना शुरू करें और सोचें कि हमारे यहाँ से भी आईटी से लोग निकल सकते हैं, हमारे यहाँ भी लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, लेकिन हम उस टैलेंट को ना तो आगे लाते हैं, ना ही कोई ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि वो टैलेंट पॉलिश हो सके, या दुनिया में कहीं जाकर या पाकिस्तान में ही रहकर कोई ऐसा काम कर सके जिससे पाकिस्तान को संभाला जा सके। डेफिनेटली मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा भी दिल करता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ या कोई भी काम करता हूँ, मैं भी अप्रिशिएट करूँ। मैं आरजू जी को बुलाऊं और बोलूं कि मैम आज पाकिस्तान ने ये अचीवमेंट किया, इसके ऊपर बात करेंगे। मैम आज पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा भी दिल चाहता है और डेफिनेटली मैम का, आरजू जी का भी ये दिल चाहता होगा। लेकिन हमें कुछ चीज बेहतरी की तरफ होती तो नजर आए। आप ये बताइएगा, हमें पाकिस्तान में स्टार्टिंग में ये बताया गया कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना है, वो चाय बेचने वाला है, चाय बेचने वाले को इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। वही चाय बेचने वाला आज इंडिया का लीडर नहीं बल्कि वर्ल्ड का लीडर बन के सामने आ रहा है। जिस तरीके से इंटरनेशनल से है इंडिया की, उनके प्राइम मिनिस्टर की, और जितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, क्या समझती हैं हमारे यहाँ पे भी फिर कोई चाय वाला हो जाए तो वो, मैं समझता हूँ कि मैं तो जरूर वोट दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जाहिर है कि हर एक का काम जो है वो चाहे वो चाय क्यों ना बेच रहे हो, वो अच्छा समझा जाता है अगर वो ईमानदारी से करे। हमारे यहाँ भी सब कोई ऐसे जो है ना, वो बादशाह और वो नहीं आए हुए, राजे महाराजे नहीं आए हुए। जरदारी साहब जो हैं उनके लिए कहा जाता था कि वो तो कराची में जो बैम्बू सिनेमा है उसके टिकट ब्लैक किया करते थे। तो टिकट ब्लैक करने से तो बेटर है ना कि आप चाय बेच लें। नवाज शरीफ साहब को भी जो है लोहार की औलाद और पता नहीं क्या क्या बोला गया।
और इमरान खान साहब को तो अभी आप देख ही चुके हैं कि तोशा खाना और किस तरह के केसेस हैं। तो ये काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेरा ख्याल है कि अपनी एक पर्सनालिटी होती है, काम करने का तरीका होता है, ईमानदारी होती है। आप इस वक्त एक सिंगल करप्शन केस जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं है और ना बता सकते हैं। आपके अपने लीडर इमरान खान समेत सब कहते हैं कि ठीक है जितना मर्जी आप बुरा भला कहिए, लेकिन मोदी जी के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है। और यहाँ पर जितने भी पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए इस वक्त भी बैठे, इमरान खान के टाइम पे भी जो बैठे थे और आइंदा भी जो बैठेंगे, सबके ऊपर करप्शन केसेस हैं। और उसके बाद सब बैठे होते हैं, बड़े विक्ट्री के निशान बनाते हैं, हमारे यहाँ जेल से बाहर आके विक्ट्री के निशान बनाते हुए हमारी कंट्री में ही लोग होते हैं। शायद कहीं और लोग मुंह छुपाते होंगे कि यार जेल से आ रहे हैं। तो ये चीजें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल काम करने वाला होना चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से किसी को दिलचस्पी नहीं है। जितने लोग हैं वो बस ये कोशिश करते हैं किसी तरीके से हमें वीजा लग जाए, हम यहाँ से भाग जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यहाँ रहकर इस कंट्री को ठीक किया जाए। डेफिनेटली ऐसे ही। यार आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जेल जाना हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बात है। इवन हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लेता, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि ये जो हथकड़ी है ये तो जेवर है, मर्द का, पॉलिटिशियन का जेवर है, और जेल ससुराल है। मतलब आप समझ गए होंगे मैं किन की बात करना चाह रहा हूँ। तो शायद यही मेंटेलिटी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। दूसरी साइड पे अगर बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पे अभी तक मौजूद है। लेकिन इससे पहले जब चंद्रयान 2 की बात करें तो तब पाकिस्तान ने बहुत क्रिटिसाइज किया, इवन मीम्स बनाई। पाकिस्तान के जो उस टाइम के मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा मतलब इस तरीके से तंज किया। आज वही कंग्रेचुलेशन कहते नजर आ रहे हैं इंडिया को। देखिए ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो दूसरे लोग पार्टी करते हैं, और हमारे यहाँ तो खासतौर पे पार्टी होती है। उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने बड़े ट्वीट्स की थी और बड़े खुशी का इजहार किया था कि ये प्रोजेक्ट उनका फेल हुआ था। लेकिन अगर टाइम के साथ वो सुधर गए हैं और उन्होंने थोड़ी तमीज सीख ली है और अब वो अगर मुबारकबाद दे रहे हैं तो उनको चांस देना चाहिए। मेरा ख्याल है अच्छी बात है अगर वो मुबारकबाद दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं और हम विश करते हैं कि वो दोबारा इस किस्म की कोई बात ना करे, इसलिए कि कम से कम इंडिया ने ट्राई तो किया था। हमने तो ट्राई भी नहीं किया, हम तो ट्राई करने की पोजीशन में ही नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक कोशिश ही कर लेते। अगर उन्होंने कोशिश की तो भी जो है वो अच्छी बात है। और उस वक्त तो बल्कि मैंने देखा था सब लोग रो रहे थे जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ था उनका, वो चंद्रयान 2 का फ्लॉप हुआ था तो लोग रो रहे थे, तो बल्कि मैं भी रोने लगी उनको देख के, बड़ी इमोशनल सी वो आ रही थी कि वीडियोस के न्यूज आ रही थी इसमें मोदी जी ने सबको जाके उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिलासा दे रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं। और देखें होता है लाइफ में, बहुत बार होता है, कई बार लोगों को फेलियर देखना पड़ता है, लेकिन फिर हिम्मत करनी चाहिए और फिर आगे बढ़कर दोबारा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमको सीखना चाहिए इंडिया से। डेफिनेटली आपने बोला कि अगर उन्होंने ये कंग्रेचुलेशन बोला है, अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आए हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें इस चीज को सराहना चाहिए। लेकिन मैं, मेरा कहने का मतलब ये था, अगर मेरे जैसा कोई पाकिस्तानी, कोई आम इंसान, कोई यूथ से उठ के इंडिया को अप्रिशिएट करता है किसी चीज पे, तो उसे गद्दार कह दिया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, वो जब दिल चाहे अप्रिशिएट करें, जब दिल चाहे क्रिटिसाइज करें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। क्या मेरे पास आईडी कार्ड कोई और है पाकिस्तान का और उनके पास कोई और आईडी कार्ड है? देखें अगर तो आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब है आप काम ठीक कर रहे हैं। अगर अभी तक आपको किसी ने पाकिस्तान में गद्दार नहीं कहा है तो फिर आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए, इसका मतलब है आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर किसी को गद्दार कहा जाए तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आप ठीक काम करें, इसलिए उससे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बाकी जाहिर है कि जो लीडर्स हैं उनकी कुछ और जबान होती है, उनके लिए रूल भी अलग होते हैं। अभी आप देखें जो 9 मई का तमाशा चला था उसके बाद जो है वो कई लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर घूमते फिरते नजर आते हैं आपको। उनको बार बार अदालत भी छोड़ देती है और लोग भी कुछ नहीं कह रहे। तो जो आम पब्लिक है उसके लिए कानून कुछ और है और दूसरों के लिए कानून कुछ और है। वरना 9 मई का जो इंसिडेंट था उसका मास्टरमाइंड जब बार बार इमरान खान को बताया जा रहा है तो इमरान खान से भी सवाल जवाब होने चाहिए, उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन 102 लोग इस वक्त जो है मिलिट्री कोर्ट के केसेस भुगत रहे हैं और वो आम लोग हैं, तो और आप और हजारों की मैं भी आम तादाद में लोग हैं। ऐसे हैं जिन्हें बंद किया गया जेल में। बिल्कुल, तो वही बात है कि मैं और आप आम लोगों में आते हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो कोई खास बात नहीं। हाँ ये जो बड़े लोग हैं इनकी जाहिर है, इनके लिए कानून अलग है।
लेकिन अब यूथ की सोच बदल चुकी है। शायद ये बड़े छोटे वाला कंसेप्ट हमें खत्म करना होगा। अगर वो बड़े हैं तो हम भी बड़े हैं, अगर वो छोटे हैं आम है तो फिर हम आम है, अदरवाइज हम भी आम नहीं है। मैं ये 9 मई का आपने वाक्य का जिक्र किया, अभी कुछ ही दिन पहले 9 मई के हवाले से पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, और जिसमें जब दुश्मन को दिखाया जाता है तो वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पिक्चराइज किया जाता है, उनकी तस्वीर लगाई जाती है। क्या वजह है कि एक वाकये से इंडिया का दूर दूर तक अगर लेना देना नहीं है, फिर भी हम उसमें भी इंडिया को एज ए दुश्मन पिक्चराइज करेंगे, अपनी यूथ अपनी पब्लिक में ये बात बिठाएंगे कि अगर दुश्मन है यानी दुश्मन का मतलब ही इंडिया है। हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो हम 76 ईयर्स से यही बताते जा रहे हैं अपनी यूथ को भी, इवन अपनी सारी पब्लिक को, कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया सब कुछ कर रहा है। हालांकि वो बेचारे अपने कामों में लगे हुए और जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उनके पास इस फालतू कामों का टाइम मेरे ख्याल नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ यही कहा जाता है ताकि फिर हम डिफेंस बजट ले सकें, ताकि हम हर चीज को अपने ऊपर से हटा के किसी दूसरे पे डाल सकें। और यही वजह है कि पाकिस्तान का आज ये हाल है। अगर ये इन चीजों को रोक लगा दें और अपने दिमागों को सही कर लें कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, तो शायद बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक हो जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल हम वही देख रहे हैं जो हम 76 ईयर से देखते आ रहे हैं। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन लास्ट में मुझे ये वाकये के बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। सीमा हैदर और सचिन की जो पबजी लव स्टोरी है, आप बहुत से चैनल्स पे दिखी, इंडिया के चैनल्स पे दिखी, यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स पे आप दिखी, जहां पे आपने अपनी राय का इजहार किया, अपनी ओपिनियन दी। क्या कहना चाहेंगी? आपको ये एक सिंपल लव स्टोरी लगती है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है? अब मैं कुछ कह नहीं सकती कि कहाँ तक क्या बात सही है, लेकिन मुझे ये सिंपल लव स्टोरी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इनकी इनकी स्टोरी में, क्योंकि जिस तरह से ये पहुंची हैं दुबई, और दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया, और फिर जाकर वहां आधार कार्ड भी फेक बनवा लिया, पासपोर्ट भी बनवा लिया, अपना सिम और मोबाइल भी तोड़ दिया, एक जो पाकिस्तानी नंबर था जिसके अंदर। और जिस तरह से बस साड़ी पहन रही हैं बिल्कुल परफेक्टली, मैं भी साड़ी कभी कभार शोज वगैरह में पहनती हूँ, लेकिन और लोग भी पहनते हैं, लेकिन इतने परफेक्टली कोई नहीं पहन पाता। उसके बाद जिस जिस तरह से तरीके वो से वो लैंग्वेज बात इस्तेमाल कर, करती हैं हिंदी लैंग्वेज जो हिंदी बोल रही लैंग्वेज हैं, में, जिस तरीके से वो बात वो करती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जिस तरीके से वो हिंदी लैंग्वेज में बात करती हैं, तो जैसे मैं पहले कहा कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो इंडिया से ही आए थे, तो मेरे घर में तो बहुत ज्यादा हिंदी यूज होती है, लेकिन इतनी हिंदी फिर भी नहीं होती, और या इतनी हिंदी फिर भी नहीं बोली जाती जितनी के वो बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं डाउट है, और जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हो तो फिर चीजें इतनी सादी नहीं रह जाती। तो मेरा ख्याल है इसका फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस बात की, और अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उनको पाकिस्तान वापस भेजें, वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें वीजा और जो भी प्रोसेस होता है, उसके बाद उनको भारत जो है वो जाना चाहिए। अदरवाइज कोई चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, उनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान में अगर वापस आएंगी, क्या उन्हें पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो जिंदा बचेंगी? क्या उन्हें उस तरीके से लाइफ गुजारने की इजाजत या फिर एक माहौल बनाया जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है?